नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। प्रयागराज से महाकुंभ मेले का आज 11वां दिन जारी है और महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगातार लोग लगा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ का आज 11वां दिन है। लगातार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 11वें दिन में भी लोग वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा के शिविर में यज्ञ का भी आयोजन हुआ है और आज महाकुंभ का 11वां दिन है। सुबह से ही लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में बुधवार को 48.74 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासी और 38.74 लाख भक्त भक्ति में एकजुट हुए, जिससे यह आयोजन एक भव्य आध्यात्मिक उत्सव बन गया। अब तक 9.24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की निर्मल धारा में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में आज भी कथा वाचन के कई कार्यक्रम हैं। सनातन बोर्ड को लेकर आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। इसके साथ ही कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी समेत अन्य संत मौजूद रहेंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ मेले में आज लगातार 11वां दिन है। लोग भारी संख्या में वहां पहुंच ही रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही एक अद्भुत समागम वहां देखने को मिल रहा है, जहां भक्त और संत एक साथ नजर आ रहे हैं और इस तरह के आध्यात्मिक आयोजन को पूरा विश्व देख रहा है। और संगम तट पर लोगों की खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है। करोड़ों की संख्या में, 10 करोड़ के आसपास संख्या हो गई है अब तक जिन्होंने पवित्र स्नान कर लिया है। इसके साथ ही हर रोज कमोवेश 40-45 लाख लोग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है। इसके साथ ही यदि बात करें संतों की, तो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा के शिविर में आज यज्ञ का आयोजन होगा। उसके साथ ही संगम में लोग डुबकी लगाते हुए नजर तो आ ही रहे हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो महाकुंभ 2025 में बुधवार को 48.74 लाख लोगों से स्नान किया है, वहां पर पवित्र डुबकी लगाई है। इसके साथ ही 10 लाख कल्पवासी और 38.74 लाख भक्त भक्ति में एकजुट हुए नजर आए और वहां पर उन्होंने पवित्र डुबकी लगाई। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, एक के बाद एक ज्यों-ज्यों महाकुंभ के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित होते जा रहे हैं। यदि आंकड़ों की बात करें, भक्तों की संख्या की बात करें, यह अद्भुत जो संयोग है इस बार संगम तट पर, वो अपने आप में विहंगम है। ऐसे में आज क्या कुछ स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे संत वहां पर आयोजन करने को भी आतुर नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच ये जो जोश और उत्साह है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। आनंद। बिल्कुल कुणाल, आपने जोश और उत्साह की बात की तो इस बार के महाकुंभ में ये साफ दिखाई दे रहा है। 9.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं संगम में। तो आप समझ सकते हैं कि बीते 10 से 11 दिनों में ही लगभग, यानी अगर आप अंदाजा लगाए तो हर दिन 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह का ये सनातन का समागम हो रहा है प्रयागराज में महाकुंभ के नाम से। और ये न सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक है कुणाल, बल्कि ये बताता है कि भारत का जो विश्वास है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो कितनी प्राचीन है और कितनी मजबूत है। और यही कारण है कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु कुंभ में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी, और कल भी हमने बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखी आनंद, जब खुद योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वहां पर पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे। बहुत अनोखा नजारा वह भी था। बिल्कुल कुणाल, ये इन तस्वीरों को आप दुर्लभ कह सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अमूमन उनके धीर गंभीर स्वभाव के लिए जाना जाता है। आपने ज्यादातर मौकों पर उनको कभी इस तरह से हंसते खिलखिलाते नहीं देखा होगा। लेकिन कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसके बाद जो कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने स्नान किया संगम में, वो तस्वीरें
किस तरह से हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हुए वो नजर आए, ये अपने आप में बताता है कि तमाम राजनीतिक सियासत से दूर जब बात आस्था की होती है, जब बात अपनी संस्कृति सभ्यता की होती है, तो सभी एक हो जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं झारखंड से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो झारखंड से अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है और इस मुठभेड़ में 2 माओवादियों को भी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल के तलाशी अभियान के बारे में बात करें तो वह लगातार जारी है। झारखंड के बोकारो जिले की यह घटना है, वहां के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। मुठभेड़ बोकारो जिले के पेंक नारायण थानापुर क्षेत्र में हुई है। इस तड़के हुई है यह मुठभेड़ और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने तो यह भी बताया है कि मुठभेड़ स्थल से बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इनमें AK-47 और इंसास राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल है। इलाके में अभी भी लगातार तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि यदि कोई अन्य नक्सली वहां पर छुपे हुए हैं, हाइडआउट में हैं, तो उनको जल्द से जल्द दबोचा जाए। तो झारखंड के बोकारो की यह खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार नक्सलियों के ऊपर जो अटैक के मोड में सरकार नजर आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से विशेष आदेश की बात करें, और नक्सली जिस राज्य में ज्यादा सक्रिय है वहां लगातार उनके साथ मुठभेड़ की घटनाएं आ रही हैं। सुरक्षा बल अपने सर्च ऑपरेशन को लगातार चला रहे हैं, घने जंगलों के भीतर जाकर के भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में ही बोकारो में पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में तड़के यह घटना हुई है, मुठभेड़ हुई है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच, और इसमें 2 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि सघन जांच अभियान अब भी पूरे इलाके में जारी है। इसके साथ ही बहुत कुछ बरामद हुआ है सामान, जिनमें गोला बारूद शामिल है, इंसास राइफल, AK-47 जैसे हथियार भी शामिल है। बोकारो की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के साथ एक कथित मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की, और सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके साथ ही अन्य नक्सली भी वहां पर छुपे हो सकते हैं, उसको लेकर सघन जांच अभियान, तलाशी अभियान अभी भी वहां पर जारी है, ऑपरेशन जारी है। तो ऐसे में बोकारो में जो सुरक्षा बल में जिस तरह से जवान वहां पर पहुंचते हैं, लगातार ऑपरेशन को सक्रिय रूप से निभाते हैं, ऐसे में उनका एनकाउंटर इस बार नक्सलियों से हुआ और 2 माओवादियों को ढेर किया गया है। और उत्तराखंड से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी खूब उत्साह नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निकाय चुनावों से जुड़ी हुई, जहां निकाय चुनाव को लेकर के लोग अपना मतदान कर रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और मतदाताओं में गजब का उत्साह भी नजर आ रहा है। मतदान बूथों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी खुद लाइन में लगकर उन्होंने मतदान किया है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जो है वह जारी है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से उत्तराखंड में निकाय चुनाव अवेटेड थे, उनके किए जाने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब वह घड़ी आ गई है जब लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। 100 निकायों में मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तकरीबन 16,284 कर्मचारी लगाए हैं। 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। करीब 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, यानी मतदान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कोटद्वार में वार्ड नंबर 27 जीवानंदपुर बूथ संख्या 73 में मतदान किया। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। सतीश, देखिए आखिर वह घड़ी आ ही गई जब मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे तो निकाय चुनाव काफी लंबे समय से अवेटेड था, उत्तराखंड की जनता इंतजार कर रही थी कि कब मतदान करने की घड़ी आएगी। आज वह घड़ी आ गई है। कैसा है पूरा माहौल, जोशो उत्साह है कि नहीं मतदाताओं में, और पूरी प्रक्रिया और पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती, जो भी कुछ आप समझ पा रहे हैं हमें बताएं।
देखिए, मैं बात करूं तो लगभग 1.5 साल के बाद निकाय चुनाव हुए हैं और निकाय चुनाव जिसपे लगातार चल रहा था, कभी हो रहा था परिसीमन पे, कभी ये आरक्षण पे, लगातार इन मुद्दों पे चर्चा चल रही थी और लगातार हो रहा था कि कब जो है चुनाव होंगे। लगातार विपक्षी में हमला कर रहा था, अब जाके वो घड़ी आई है और आज उत्तराखंड में निकाय चुनाव का मतदान हो रहा है। और जो लगातार जगह जगह सारी सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं मैं, चाहे पोलिंग बूथों में कार्यकर्ताओं की बात करूं, सभी का जमावड़ा लगा हुआ है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो उसमें लगातार जो है वहां पे जितनी भी प्रक्रिया थी, लगातार पूरे चुनाव आयोग की ने लगे थे इतने दिनों से, जब से आचार संहिता लगी थी तब से चुनाव आयोग लगातार निगरानी कर रहा था। आज वो घड़ी आई है वोटिंग की, तो लोग बड़े उत्साह से वोट डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफी भीड़ लगी हुई है पोलिंग बूथों पे, और जो है लोग ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेट पेपर पे इस समय चुनाव है, तो वहां जहां विपक्ष हमेशा कहता था कि ये ईवीएम गड़बड़ की मामला, इस समय बैलेट पेपर पे वोट है, तो विपक्ष भी बहुत ज्यादा उत्साह में है कि इस समय देखना होगा कि किसका उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, विपक्ष बाजी मारता है। तो लोगों में जोश शोश भी है, और लोग सुबह ही उठ के 8 बजे से जब वोटिंग हुई तब से लाइन लगी हुई है वोट डालने वालों की। सतीश, तो मतदाताओं में तो जोश और उत्साह आप बता रहे हैं, लेकिन दिल की धड़कनें तो उम्मीदवारों की भी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि उनके किस्मत का फैसला आज होने वाला है। उम्मीदवारों में से किसी से संपर्क हुआ है, उनके भीतर कैसा माहौल? उम्मीदवारों में से मैं बात करूं तो मेयर प्रत्याशी सौरभ सप्याल से बात हुई है। तो उन्होंने लोगों से अपील करी है ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, कोई अपने मत का प्रयोग करें, और लगातार अपीलें कर रही है। लेकिन ये है कि उनका अभी भी ये है कि जब तक वो नतीजा ना आए तब तक उनकी जो है भावनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं जनता के बीच। और इस तरीके से जा रहे हैं जैसे अलग अलग बूथों पे तो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि प्रचार प्रसार तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बातचीत हो रही है जिस तरीके से, तो उसको लेकर लगातार बातें कर रहे हैं। लेकिन जो है इनका अभी इस समय जो मत है, इस समय ये मत जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मत है, और देखना ये होगा कि कहीं उत्तराखंड में अगर कांग्रेस ने बाजी मारी तो बड़ी दिक्कत होगी भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से अपने प्रचार प्रसार, जिस तरीके से अपना पूरा बच्चों से दिखा रही थी क्योंकि 11 नगर निगम सीटें हैं उत्तराखंड में, 11 नगर निगमों में जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह लोगों में भारी जोश और उत्साह है और वह अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी आज मतपेटी में कैद हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में किशनगंज जिले के महेश बाथाना स्थित नवनिर्मित जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र से 514.28 करोड़ रुपए के 236 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 151.17 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और 363.09 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने ठाकुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पटेश्वरी स्थित ग्राम कठल डांगी में प्रस्तावित ठाकुरगंज बाईपास रोड संबंधी समस्याओं का स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकुरगंज बाईपास का निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराए। ग्राम कठल डांगी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। योजनाओं के लाभुकों के बीच लाभ का वितरण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा पार्ट 2 के तहत सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री परित्यक्तता तलाकशुदा महिला सहायता योजना का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों की चाबी, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की चाबी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की चाबी लाभुकों को प्रदान की गई।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी को उचित तवज्जो नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने अपनी बात को स्पष्ट किया और कहा कि उनकी एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे जो इतना बड़ा पद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है वह कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली चुनाव में मैं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हूं। दरअसल मुंगेर में जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं दी जा रही है। पहले झारखंड में, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। ऐसा लगता है कि अब हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। उन्होंने मन से कहा कि जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिली, ये प्रश्न करना है मुझे। हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दो। हमें अपने नहीं, दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात आगे नहीं बढ़ती तो लग रहा है कि उन्हें मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सवाल करते हुए यह भी कहा कि क्या यह न्याय है। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। रांची के एक निजी होटल में सभागार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में विभिन्न जगहों के पर्यावरणविद और इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में विशेष तौर पर भूगोल और समृद्ध जैव विविधताओं के साथ जलवायु संवेदनशील क्षेत्र पर निर्भरता के कारण जलवायु वैधता का सामना और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विषय पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित विभागीय सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारकों को किस प्रकार से कम किया जाए, इस विषय को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। टेक केयर करना हमारा जवाबदेही है, तो राज्य सरकार इसके लिए सारा प्रयास करेंगे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान बनाकर हमें भारत सरकार को समर्पित किया गया है। उसमें हमारा जो फ्लोरा फौना, हमारा बायोडाइवर्सिटी, उसको कैसे बचा के रखे, उसमें कई तरह के एक्टिविटीज प्रपोज है। एक हमारा जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को कैसे देखभाल करना और जहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे और एनरिच करना, और कहाँ और हम लोग को प्लांटेशन हो या ऐसा एक्टिविटी करना हो या इको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो। इस तरह केवल एक एक्टिविटी नहीं, कई एक्टिविटीज़ का एक फ्रेमवर्क है। उसके माध्यम से हम लोग को ये भी देखना होगा, साथ ही साथ पोल्यूशन कैसे कम हो। हमारा हर एक घर पे, सरकारी ऑफिस में, बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस में या बिजनेस प्रेमाइसेस में कैसे एमिशंस कम हो, वेस्टेज कैसे कम प्रोड्यूस हो, कितना बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हो। इस तरह के सभी एक्टिविटीज़ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ के हिसाब के नहीं मिलने पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर यह पैसा कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि 2019 से अब तक राज्य आपदा मोचक निधि से खर्च हुए 1300 करोड़ का हिसाब झारखंड सरकार नहीं दे पा रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 6585 करोड़, नगर निकायों को 3367 करोड़, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को
38 करोड़ रुपए की राशि 2026 तक मिलेगी और 5 साल तक यह राशि मिलनी है, जिसमें 90% केंद्र और 10% राज्य की भागीदारी सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह राज्यों को मिले पैसे का हिसाब दे, लेकिन विभाग द्वारा डाटा नहीं देने के कारण एक बार फिर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिर 1300 करोड़ रुपए गए तो गए कहां। तो भारतीय जनता पार्टी का हेमंत सरकार पर हमला है और आपदा प्रबंधन के 1300 करोड़ रुपए के हिसाब के बारे में भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, एक दुखद खबर, जहां जलगांव में भीषण रेल हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां पुष्पक एक्सप्रेस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई है। आग की अफवाह में लोगों की जान चली गई है। यह अफवाह से आने से यात्री ट्रेन से कूद गए। बेंगलोर एक्सप्रेस में लोग मौजूद थे, लोगों को कुचल दिया। वहां पर जलगांव जिले के परधाड़े रेलवे स्टेशन पर पुष्पक ट्रेन में ये लोग यात्रा कर रहे थे। इसी बीच एक भयानक हादसा हुआ है। अफवाह उड़ी कि पुष्पक ट्रेन में आग लग गई है और इस अफवाह के कारण ट्रेन रुकी होने के बावजूद 30 से 35 यात्री ट्रेन से कूद गए, लेकिन बेंगलोर एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आ रही थी। इस एक्सप्रेस ने इन यात्रियों को कुचल दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो गई है तथा 11 अन्य घायल हो गए हैं। ऐसी आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों में से 4 की हालत नाजुक है। प्रारंभिक जानकारी से मिले के अनुसार यात्रियों में आग लगने के डर के कारण यह दुर्घटना हुई है। हालांकि दुर्घटना में तकनीकी कारण भी सामने आया है। जलगांव के पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल ने इसकी जानकारी दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। सरबजीत, तो ये बेहद गंभीर विषय रेल दुर्घटना को लेकर, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें लोगों के हताहत होने की वजह एक अफवाह के चलते आगे बढ़ी है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, कैसे हुई यह घटना, जो भी अपडेट है हमारे दर्शकों को दीजिए। जिस तरह से जलगांव में जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसको लेकर लगातार जिस तरह से जांच के आदेश तो दिए गए हैं। आंकड़े पहले 11 तक थे, अब 13 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि उसमें एक अफवाह बताया गया था, चाय वाला जो उसकी तरफ से ऐसा बताया गया कि ट्रेन में आग लगी है। हालांकि आग लगने की खबर सुनते ही और जिसमें पास में जो ट्रेन आ रही थी, लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। कई लोगों ने कूदने की कोशिश की, जिसमें कई लोग ट्रेन के चपेट में आ गए, जिसमें जो हादसे का शिकार हो चुके हैं। हालांकि इस मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। पीआरओ की तरफ से, जो रेलवे विभाग की तरफ से भी जांच की जा रही है। कलेक्टर जो है वहाँ के, वो भी जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच के तो आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन इसमें लापरवाही किसकी थी, अफवाहों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए था। क्या रेलवे पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी? कई से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसके हादसे के शिकार जो लोग हुए हैं, उन्हें मुआवजा की बात की गई। इलाज जो है उनका उपचार किया जा रहा है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि रेल प्रशासन और वहाँ पे लोग मौजूद थे, क्या भगदड़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे? ऐसे सवाल काफी किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली के चुनावी दंगल में आज सीएम योगी आज से उनके उतरने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो यह बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दिल्ली चुनाव प्रचार में कूदेंगे, ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तूफानी रैलियां करेंगे। अगले कुछ दिन में मुख्यमंत्री 14 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज से 1 फरवरी के बीच सीएम योगी की 14 बड़ी रैलियां होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 23 जनवरी से प्रचार की शुरुआत करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां अलगाववादी नेता यासिन मलिक से जुड़ा एक मामला है। मौत की सजा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलगाववादी नेता यासिन मलिक से जुड़ी हुई, जहां मौत की सजा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। एनआईए की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को मौत की सजा देने की एनआईए की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा।
निचली अदालत ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदलने की मांग की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।